तो कल वाले टॉपिक में कुछ एक दो प्रश्न और रह गए थे, उनको और देख लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें यह है, निम्न में से बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। पहले तो ये समझो बालू का स्तूप क्या होता है। जो आपको पता है कि अपने राजस्थान में थार मरुस्थल में जो ऊंचे ऊंचे रेतीले टीले हैं, उसमें उन टीलों में जो अपने धोरे बोलते हैं, उन धोरों में पहाड़ की तरह और वो मिट्टी ऊंचाई लिए हुए आकृति बना रही है, उनको बोलते हैं बालू का स्तूप। स्तूप का मतलब इस प्रकार से एक खम्भ की तरह ऊंचे ऊंचे ये मिट्टी के टीले, उनको बोलते हैं बालू का स्तूप। इसमें से कौन सा प्रकार नहीं है? अनुदैर्ध्य, तारा, पैराबोलिक, इंसेलबर्ग। तो इसका उत्तर क्या आएगा? तो सबसे पहले अपने समझना पड़ेगा कि बालू का स्तूप कौन कौन से प्रकार के हैं राजस्थान में। तो ध्यान रहे, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखिए राजस्थान का नक्शा, मान लीजिए बात करूं मैं आधा ही बना रहा हूं क्योंकि अपने पश्चिम राजस्थान में ही है मरुस्थल। इसकी तरफ ध्यान दें। देखिए पहला तो है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य प्रकार का बालू का स्तूप होता है, ये रेखीय आकृति का होता है। कैसा होता है? रेखीय आकृति। रेखीय का मतलब होता है बिल्कुल लंबी, ऐसे पवनानुसार इस प्रकार से, ऐसे एकदम सीधी सीधी जो हवा निकलती है, एकदम सीधी लाइन होती है, ऐसे लंबे लंबे श्रृंखलाएं होती हैं, उनको बोलते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ठीक है, तो ये रेखीय या पवनानुसार भी बोल देते हैं इनको। पवन के अनुसार बालू का स्तूप कौन से होते हैं? तो उत्तर होगा अनुदैर्ध्य। तो कौन सा प्रकार नहीं है ये पूछा, तो ये तो है। अब है अगला तारा। तारा जैसे आपने देखा होगा इस प्रकार से कई बार का तारे की तरह ये जो 5 स्टार होते हैं तारे की तरह इस प्रकार से ना, ये स्तूप है या आकृति लिए होते हैं। और ये भी सही है क्योंकि बालू का स्तूप तारा प्रकार के भी होते हैं। ये ज्यादातर पोखरण क्षेत्र में पाए जाते हैं, पोखरण के आसपास, क्योंकि पोखरण तो बालू का मुक्त प्रदेश है, लेकिन उसके आसपास ये ज्यादा पाए जाते हैं तारा प्रकृति के। पैराबोलिक, पैराबोलिक उन इस बालू का स्तूपों को बोलते हैं कि अपने राजस्थान में जो थार मरुस्थल है, उस संपूर्ण थार मरुस्थल में जो वनस्पति है, वनस्पति के साथ में जो मरुस्थल फैला हुआ है, वो बोला जाता है पैराबोलिक बालू का स्तूपों के प्रकार। ध्यान रहे, पैराबोलिक बालू का स्तूप कहाँ नहीं है? सम जैसलमेर में पड़ता है, वहां बिल्कुल भी वनस्पति नहीं है, क्योंकि वहां एक पर्यटन क्षेत्र बना हुआ है, वनस्पति नहीं है। विदेशी और अपने देश के लोग वहां सर्दियों में घूमने जाते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। जैसे भी वो ऊंट की सफारी है या फिर कोई गाड़ी घोड़ा है, वहां पर उसके माध्यम से अपना एंजॉय करते हैं। बल्कि वहां एक भी वनस्पति नहीं मिलेगी आपको सम क्षेत्र में। तो सम क्षेत्र को छोड़ दीजिए जैसलमेर के, बाकी सभी जगह पूरे राजस्थान में जो मरुस्थल है वो पैराबोलिक आकृति के होते हैं। इंसेलबर्ग, इसका उत्तर ये है, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? इंसेलबर्ग। क्योंकि इंसेलबर्ग एक ज्वालामुखी होता है। जैसे मान लीजिए धरती है या पृथ्वी है, इसके नीचे से ज्वालामुखी निकलेगा तो वो लावा आता है और वो बिल्कुल एक खंड सा बन जाता है, पहाड़, ऊंचा एक पहाड़। एक तो श्रृंखला होती है लंबी, एक छोटा टाइप में बिल्कुल एक ऊपर खड़ा हुआ खम्भ की तरह बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, वो बन जाता है। तो उसको बोल देते हैं इंसेलबर्ग। जैसे आपने माउंट आबू का नाम सुना होगा, माउंट आबू है वो, उसको हम कौन से वर्ग में डाल सकते हैं? इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग ज्वालामुखी का एक कहें तो बैथोलिथ आकृति का एक खंड है। तो ये ध्यान रहे, बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। वैसे बालू का स्तूप के प्रकार अन्य और भी हैं। एक तो बता दिया मैंने आपको अनुदैर्ध्य, दूसरा तारा, तीसरा पैराबोलिक, एक होता है इसमें अनुप्रस्थ। कौन सा होता है? अनुप्रस्थ आकृति का भी वो होता है, अनुप्रस्थ होता है। जैसे समकोण आकृति होती है, ऐसे इस प्रकार से ये बालू का स्तूप लंबे लंबे इस प्रकार से फैले हुए हैं, ऐसे समकोण आकृति में। तो ये ध्यान रहे, ये जैसलमेर से लेकर के और ये सीकर, जैसलमेर से नागौर, सीकर, इस क्षेत्र में चूरू के कुछ भाग में ये फैले हुए हैं। ये कौन से होते हैं? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ होते हैं समकोण आकृति। कैसे होते हैं इनकी? समकोण आकृति। और बात करें एक आकृति और है, वो है बरखान। एक और है बरखान या बरछान भी बोलते हैं। बरछान की आकृति होती है अर्धचंद्राकार। चांद पूरा होता है, बल्कि उसको आधा मान ले इस प्रकार से, अर्धचंद्राकार। यह आकृति होती है बरखान
बालू का स्तूपों की। तो ध्यान रहे बालू का स्तूपों के प्रकार कौन कौन से हैं? अनुदैर्ध्य, ये तो लंबे लंबे बिल्कुल सीधी सीधी श्रृंखलाएं होती है बालू का स्तूपों की, वो होते हैं अनुदैर्ध्य। तारा एक स्टार की तरह, यानी कि आपने तारा देखते हैं 5 इसके कोण निकले होते हैं, ऐसे होते हैं, ये पोखरण के आसपास दशमलव में पाए जाते हैं। पैराबोलिक, ये वनस्पति होती है संपूर्ण राजस्थान में, उस वनस्पति के साथ के योग के कहते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप। एक होता है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ संपूर्ण आकृति में होते हैं, ये मैंने बताया था जैसलमेर से लेकर के और सीकर तक फैले हुए हैं। बरखान है ये, यानी जैसलमेर, बीकानेर और उत्तरी राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू तक फैले हुए हैं, ये है बरखान। बरखान ध्यान रहे ज्यादा गतिशील होते हैं। बरखान जो बालू का स्तूप है वो ज्यादातर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? शेखावाटी में। शेखावाटी में कौन से बालू का स्तूप ज्यादा पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं? तो बरखान आकृति के ज्यादा पाए जाते हैं। और ध्यान रहे अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य जो रेखी आकृति के लंबी लंबी आकृति, ये ज्यादातर अनुदैर्ध्य प्रकृति के जो बालू का स्तूप है ये है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, पश्चिमी राजस्थान में है। इनको बड़े मरुस्थल, महामरुस्थल कह सकते हैं, अनुदैर्ध्य प्रकार के पश्चिम राजस्थान में, और जैसलमेर, बाड़मेर और कहें तो अपने बीकानेर क्षेत्र में। और मैंने दूसरा बताया अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ संपूर्ण आकृति के होते हैं, ये जैसलमेर से लेकर के और सीकर तक। और फिर बरखान, बरखान जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और उत्तरी राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू तक फैले हुए, चूरू तक, वो होते हैं बरखान। बरखान गतिशील अधिक होते हैं, उसने कौन से गतिशील अधिक होते हैं? तो होता है बरखान। और ध्यान रहे ये इनसेल वर्ग इसका उत्तर होगा, तो पहला आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है आक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है? तो ये आक्कल गांव है। वुड, वुड का मतलब बात करें तो लकड़ी, यानी प्राचीन काल में जीव जंतु जो दब गए थे नीचे, कि जैसे भी अपनी प्रकृति है वो पृथ्वी नष्ट हुई या फिर भूकंप के माध्यम से, तो वो नीचे दब गए, तो उस वहां पर एक तरह से जीवाश्म पार्क, फॉसिल का मतलब है जीवाश्म पार्क। कौन सा होता है? जीवाश्म पार्क। कई बार ऐसे प्रश्न आ जाता है आक्कल जीवाश्म पार्क किस जिले में, या फिर ऐसे कहें आक्कलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। ध्यान रहे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार प्रश्न आता है कि आक्कल जीवाश्म पार्क है, आक्कल गांव ही जैसलमेर में है, तो आक्कलवुड फॉसिल पार्क कहते हैं कि आक्कल जीवाश्म पार्क कहते हैं। ये बहुत प्राचीन है, यहाँ पर ध्यान रहे, ये जैसे करोड़ों वर्ष पूर्व चूहे के दांत भी मिले हैं, कई अवशेष मिले हैं, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर यही अगर प्रश्न इसके बजाय चेंज हो जाता, अर्थात ये होता आक्कलवुड फॉसिल पार्क की जगह ये होता डेजर्ट बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क। डेजर्ट का मतलब होता है मरु, मरुस्थल का होता है मरु, मरु, और बायोलॉजिकल जैविक, क्योंकि आपको पता है कि अब वर्तमान युग ऐसा आ गया है कि हमारे जो वर्तमान युग के बच्चे होंगे आगे, उनको ये नहीं पता होगा कि ये कौन कौन से जानवर थे, कौन कौन से जीव जंतु थे। जैसे हमने कभी देखा ही नहीं, आपने नाम सुना होगा ऐसा भी जीव है डायनासोर। तो डायनासोर अब हम देखते हैं तो सिर्फ पार्कों में देखते हैं, तो ये मानव ने बनाया है, ये प्राकृतिक नहीं, ये कृत्रिम है, ये कृत्रिम पार्क बना रहे हैं। घूमने के लिए जाते हैं, चलो देख के आते हैं जीव जंतु, तो हाथी, घोड़ा, इस प्रकार से वो आकृतियां बनाते हैं, चाहे पेड़ पौधों से बनाए चाहे किसी, तो उसको बोलते हैं जैविक पार्क, यानी जीव जंतु के पार्क बनाए जाते हैं। तो ये मरुस्थल में है, या डेजर्ट बायोलॉजिकल कह दो, या फिर से मरु जैविक पार्क। तो अगर यह प्रश्न आ जाता है तो इसका उत्तर जैसलमेर न होकर के क्या हो जाएगा? बीकानेर। डेजर्ट बायोलॉजिकल पार्क या मरु जैविक पार्क या मरु जैविक उद्यान का है बीकानेर में। और यहीं पर अगर प्रश्न ऐसे होता आक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है, तो उत्तर होता जैसलमेर। तो इस प्रकार से ये दो प्रश्न आपके समझ में आगे होंगे। अब इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ तो देखिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, राजस्थान में होंच बेल्ट किन जिलों के मध्य पाया जाता है? तो होंच बेल्ट समझना होगा हमें सबसे पहले। होंच बेल्ट किन जिलों के मध्य? तो ध्यान रहे अपने राजस्थान को प्राकृतिक भागों में 4 भागों में बांटा था हमने। ऐसे ही थार मरुस्थल है, कौन सा? थार का मरुस्थल है, उसे भी हमने देखिए ये यहां तक हमने क्या बताया था, थार मरुस्थल कुल 12 जिलों में पश्चिम राजस्थान में। इसमें से ये 2 भाग करते हैं, एक तो शुष्क मरुस्थल है, कौन सा है? शुष्क मरुस्थल,
ये तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जो पश्चिम जोधपुर में शुष्क मरुस्थल है। और एक भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है, इसका नाम है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल है, उसके बारे में बात करें हम तो अर्ध शुष्क मरुस्थल का दूसरा नाम राजस्थान बांगर भी है। क्या नाम है इसका नाम? राजस्थान बांगर प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है? राजस्थान बांगर प्रदेश। तो इस राजस्थान बांगर प्रदेश है अर्ध शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये बात इसको 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा विभाजित करती है। पूछ लें शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को कितनी सेंटीमीटर वर्षा रेखा विभाजित करती है, तो उत्तर होगा 25। अब अर्ध शुष्क मरुस्थल है, उसके भी 4 भाग है। कितने हैं? 4 भाग। देखिए, एक तो ये है घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। दूसरा है शेखावाटी, शेखावाटी की निम्न भूमि। कौन सी है? निम्न भूमि, या शेखावाटी का जो निम्न भूमि स्थल है वो है दूसरा भाग इसका। तीसरा है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, या इसे कह सकते हैं नागौरी खारा प्रदेश। तो अगला है चौथा भाग है, वो है गोडवार प्रदेश। अब इसमें देखो प्रश्न बनते हैं। प्रश्न ये पूछ लेता है कि लूणी नदी का अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? लूणी नदी, लूणी ओब्लिक हम कहें जवाई नदी, इसका अपवाह क्षेत्र किस नाम से जाता है? तो उत्तर होगा गोडवार प्रदेश। गोडवार प्रदेश आता है पाली, जालोर और पाली, जालोर और बाड़मेर का कुछ भाग है। ये गोडवार प्रदेश में नागौरी उच्च भूमि है, यहाँ खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। यहाँ फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। किसकी मात्रा ज्यादा है? फ्लोराइड। फ्लोराइड, जल में फ्लोराइड है और वो फ्लोराइड मानव शरीर के लिए बहुत भारी नुकसानदायक है। और वो क्या करता है, वो पानी पीते हैं तो बुजुर्ग होते हैं तो धीरे धीरे ये कमर यानी इसकी ये रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, तो इसको बोलते हैं कुबड़। क्या बोलते हैं? कुबड़। तो कुबड़ पट्टी यानी कि कुबड़ वाले लोग हैं, कुबड़ पट्टी भी बोल सकते हैं इसको। कुबड़ पट्टी या होंच बेल्ट, बात है कि होंच बेल्ट अंग्रेजी नाम होगा, कुबड़ पट्टी या होंच बेल्ट कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रहे ये नागौरी कुछ भूमि में अर्थात नागौर से अजमेर के बीच, नागौर से अजमेर के बीच कौन सी पट्टी पाई जाती है? होंच बेल्ट या कुबड़े पट्टी। तो इसका उत्तर क्या होगा? राजस्थान में होंच बेल्ट किन जिलों में पाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा अजमेर और नागौर। अगर ये तो दो जिले हैं, अगर अकेला जिला पूछे कि कुबड़ पट्टी किस जिले में फैली हुई है, तो उत्तर होगा नागौर। अकेला जिला पूछे, अलग अलग आ जाए, तो उत्तर होगा नागौर। और जोड़े में पूछे तो नागौर से अजमेर के बीच में होंच बेल्ट है। और अब अगला प्रश्न ये है, यह समझ में आ गया आपको होंच बेल्ट। शेखावाटी में कच्चे और पक्के कुएं किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसमें देखिए बेराबेरी, तो बेराबेरी पश्चिम राजस्थान में कुओं को कहते हैं, ध्यान रहे शेखावाटी में नहीं कहते। बेरा और बेरी कुएं, पहले कुएं को ध्यान रखते थे जल के लिए, उन्हें बेराबेरी। नाडी, नाडी है ये नागौर के आसपास या पश्चिम राजस्थान में, ये वर्षा जल एकत्रित किया जाता था पानी पीने के लिए, पशुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए, तो उसे कहा गया है नाड़ी। और सर है ये चूरू और बीकानेर। चूरू और बीकानेर में ज्यादातर इस क्षेत्र में नदी नहीं है। चूरू बीकानेर 2 जिले ऐसे हैं जहां नदी नहीं है, तो वहां पानी पीने के लिए और बालू का स्तूप के बीच में जो निम्न भाग होता है वहां वर्षा जल एकत्रित कर लिया जाता था, उन्हें सर कहा जाता था। और इस सर के कारण ही चूरू और बीकानेर में सर नाम के जो गांव है बहुत अधिक है, जैसे गुसाई सर है, सूड सर है, दुलचा सर है, गोपाल सर है, पता नहीं कितने सर के नाम के गांव यहाँ मिल जाएंगे आपको। और अगला है जोहड़, तो ध्यान रहे जोहड़ ये शेखावाटी में पाए जाते हैं। ये वर्षा जल एकत्रित करने की प्रणाली थी, पहले पानी का अभाव था तो बरसात का पानी इकट्ठा कर लिया करते थे, तो वो निम्न भूमि होती थी कहीं ऊंचाई भूमि के बीच में, वहां
पक्की दीवार खींच दी जाती थी और वहां पानी एकत्रित करे, उसे कहा गया था जोहड़। तो कच्चे और पक्के कुओं को शेखावाटी में किस नाम से जाना जाता है? जोहड़। पूछ रहे जोहड़ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उत्तर होगा शेखावाटी। तो ये आपका आज का राजस्थान का भौतिक और प्राकृतिक वर्गीकरण संपूर्ण हुआ। ध्यान रहे इसको अच्छी तरह अगर आप पढ़ेंगे तो इससे संबंधित 3 या 2 प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है। चाहे कोई भी परीक्षा दे लीजिए आप, आजकल जैसे मान लीजिए ये रीट की एग्जाम है या राजस्थान पुलिस की है या प्री बीएड एसटीसी, तो थोड़ा ये सभी को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यह आप सबके लिए फायदेमंद है। धन्यवाद।